और नई वीडियो के साथ आई वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हूं और ये वीडियो बेसिकली है टॉपिक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, मींस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्वेश्चन ये आता है कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम कहां करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम दो लॉज हैं, जिसमें एक आता है हमारा गॉस लॉ और एक आता है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन हम करते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है तो वहां हमारा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जिन कंडीशंस में हम गॉस लॉ को यूज करते हैं वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस हैं कि अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इस चार्ज को हम बोल देते हैं एक्सटेंडेड चार्ज। कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, ये चार्ज कैसा है, एक्सटेंडेड चार्ज है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक थिन वायर के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि अगर सपोज कोई एक थिन वायर है और इस थिन वायर पर मैंने एक चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी लेंथ है एल और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब हो जाता है, सपोज जैसे आप कहते हैं कि चार्ज है हमारा, मैग्नीट्यूड वाइज आपको समझा देते हैं 10 कूलम्स और इसकी लेंथ है सपोज हम कह देते हैं 10 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि दिस Q ओवर L, ये रेशियो हर जगह एक जैसा बना रहेगा और इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं इसलिए इस वीडियो में इसको बता रहा हूं, वैसे पुरानी वीडियोस में मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है। लेकिन चूंकि यहां टॉपिक चल रहा है एंड टॉपिक इज योर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किन कंडीशंस में इसको यूज करते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 कूलम पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 मिलीमीटर पर देखेंगे तो 1 मिलीमीटर पर क्या होगा, तो लैम्डा अगर इतना निकल कर आता है और लेंथ अब आप ले लीजिए लैम्डा इंटू 1 मिलीमीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज द चार्ज ऑन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज ऑन लेंथ 1 मिलीमीटर। ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 0.1 कूलम, बिकॉज 1 कूलम चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज किस पर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर पर, तो 1 मिलीमीटर में देखेंगे तो कितना हो गया, 1/10 ऑफ इट। तो 0.1 कूलम चार्ज हमारा यहां पर मिल जाएगा। तो अगर इसका और भी छोटा हिस्सा कर दें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बोला गया। अब दूसरी सिचुएशन में, अब जैसे हम बात कर लेते हैं किसी शीट के ऊपर दे लेते हैं। अब थिन वायर हम किसको मानते हैं, थिन वायर हम मानते हैं कि जिसका रेडियस या हम बोल दें डायमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ। तो ये हमारा थिन वायर कंसीडरेशन में आता है कि अगर हमें थिन वायर को कंसीडर करना है तो पहली कंडीशन ये होना चाहिए। देखिए यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम फॉर्मूला तो मगअप कर लेंगे, फॉर्मूले को हम शायद लगा भी लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अधूरे रह जाते हैं। तो अब हमारा पहला एप्लीकेशन जो आ जाता है दैट इज योर, अगर हम यहां पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करें या गॉस थ्योरम की बात करें, तो अगर हमारा पहला एप्लीकेशन आ जाता है कि अगर हमें इस वायर की वजह से क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। अब अगर हम कूलम्स लॉ को देखें, देखिए एप्लीकेशन वही चीज में आता है कि कूलम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो कूलम्स लॉ के लिए जरूरी है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए, लेकिन इसकी तो पूरी एक लेंथ आपको गिवन है। तो यहां कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अदरवाइज अगर एक कोई पॉइंट चार्ज होता प्लस क्यू और आप इससे एक डिस्टेंस आर लेते और इस पॉइंट पर
आप मान लेते कि एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो यहां सिंपल क्या हो जाता है, E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। लेकिन यहां पर अगर आप देखें पॉइंट चार्ज कहां है, यहां तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने तरह से हम यहां पर इस चीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं इसके अंदर कि ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर ये क्या बना हुआ है, ये पूरा हमारा वायर बना हुआ है। तो यहां अगर आप एक बहुत छोटी सी लेंथ मान लें, इस लेंथ, क्योंकि ये लेंथ पर है हमारा, तो अगर हम एक छोटी सी लेंथ मान लें dx लेंथ मान लेते हैं, तो dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा। देखिए एप्लीकेशन इस तरह से समझते हैं। अब dx पर चार्ज कितना होगा, चार्ज हो जाएगा अब लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा आपने निकाला हुआ है, इट इज q अपॉन l, और ये हो जाएगा dx। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज योर dq। चार्ज है, किसके ऊपर चार्ज निकाला है, ये चार्ज हमने निकाला है ऑन दिस dx एलिमेंट। अब यहां पर बात करें कि इस चार्ज की वजह से अगर यहां पर निकालते हैं, डिस्टेंस को सेम रखते हैं, तो इन सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहां पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है यह समझने के लिए कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। अब इसको किस तरह से समझते हैं, तो इसके लिए हमें क्या मानना होता है, हमें मानना होता है एक गॉसियन सरफेस। अब एक पहली टर्म आपके सामने आ जाता है कि गॉसियन सरफेस क्या है, व्हाट इज इट। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चों को यह नहीं पता है कि गॉसियन सरफेस क्या है। अब गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है, अ सरफेस अगर हम इसको डिफाइन करें, जो कैसा है, इट इज क्लोज्ड। पहली कंडीशन आता है कि गॉसियन सरफेस क्लोज होगा। दूसरी कंडीशन क्या आता है, एट एवरी पॉइंट ऑन इट, at every point on it electric field is same। अब यहां पर भी हम हेल्प तो एक तरह से देखा जाए तो कूलम्स लॉ की ही ले रहे हैं, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं तो E इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इस पॉइंट चार्ज को आपने क्या मान लिया, इट इज योर dq। अगर हम dq मान लेते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं, तो यहां पर आपकी कंडीशन आ जाएगी इट इज k dq ओवर r। अगर हम r इस डिस्टेंस को मान लें, दिस डिस्टेंस इज योर r, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके चारों तरफ देखें तो एक वायर के चारों तरफ इधर इतनी डिस्टेंस पर चले जाइए, इधर इतने डिस्टेंस पर चले जाइए, तो ये क्या, कैसी एक सरफेस बनेगी जो इससे इक्विडिस्टेंट हो, मतलब एक ऐसी सरफेस जो इस पर्टिकुलर जो लाइन चार्ज जिसको हम मान रहे हैं, इसको हमने क्या कहा हुआ है, लाइन चार्ज। अगर हम थिन वायर पर चार्ज देते हैं तो इट इज कॉल्ड योर लाइन चार्ज। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना होता है कि लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है, कि थिन वायर पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी यहां पर एक सरफेस माने, तो अब कंसीडर कीजिए ये सरफेस कैसा होगा, ये सरफेस होगा एक सिलेंड्रिकल सरफेस। अब सिलेंडर है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी सेम, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, डिस्टेंस विल बी r एंड इट शुड बी क्लोज्ड। अब इसको हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं कि ये सरफेस क्लोज्ड भी है। तो एक ऐसी सरफेस को हमने क्या माना, इट इज अ गॉसियन सरफेस। तो पहली चीज आ जाती है जब हम अप्लाई करना सीखते हैं कि एक गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करना होता है। अब गॉसियन सरफेस अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है, जैसे थिन वायर का गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, थिन वायर का, मैं यहां पर इसीलिए ये चीजें आपको समझा रहा हूं, थिन वायर की सरफेस सिलेंड्रिकल होती है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की जो सरफेस है, वो पॉइंट चार्ज का सरफेस कैसा होता है, ये सरफेस होता है स्फेरिकल, ये होता है सिलेंड्रिकल। थिन वायर इज ऑफ सिलेंड्रिकल,
पॉइंट चार्ज का क्या हो जाता है, स्फेरिकल। और अगर यहां पर कोई एक थिन शीट है, अब थिन शीट का कॉन्सेप्ट मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, पहले इन दो चीजों पर हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर पहली बात हमारा चल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो अब इस चीज को समझते हैं कि हम किस तरह से इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डेरिवेशन। लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज मींस, अब आपने मान लिया कि लेंथ ऑफ अ थिन वायर इज L। थिन वायर का लेंथ कितना है, इट इज L, एंड चार्ज गिवन टू इट इज Q। इसको कितना चार्ज दिया है, इसको हमने Q चार्ज दिया हुआ है मानकर चलते हैं। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन L। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक हमने एक थिन वायर लिया, देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझते जाएं इस चीज को, और इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है चार्ज Q का, और इसकी लेंथ है L। अब इसकी गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसका गॉसियन सरफेस होगा, अगर हम इस डिस्टेंस पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक सिलेंडर जिसकी रेडियस कितना हो, इक्वल्स टू R, जो आपके डिस्टेंस है वही इसका क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, एंड दिस सरफेस इज क्लोज्ड। हमने सरफेस को क्लोज मान लिया है। तो इसमें कितनी सरफेसेस हो जाएंगी अगर आप देखेंगे तो इट हैज 3 सरफेसेस। एक तो सरफेस 1 हो जाएगा आपका कर्व सरफेस, सरफेस 2 हो जाएगा जो टॉप पर है, सरफेस 3 हो जाएगा जो बॉटम पर है। तो इस तरह से इनकी 3 सरफेसेस आपको मिलेंगी। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब ये लेंथ एलिमेंट आपने कंसीडर किया सपोज ये, और ये डिस्टेंस है dx, आपने इस डिस्टेंस को ले लिया, इट इज dx। अब dx कितना छोटा डिस्टेंस है कि अप्रोचिंग टू 0। dx का जो कंसेप्ट है, dx का कंसेप्ट हो जाता है कि दिस वैल्यू इज सो स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0, इट इज नॉट 0। ये 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास है, जैसे आप बोल सकते हैं 0.00001। तो अगर आप इसको 0 नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया। तो अगर यहां पर आप देखेंगे, यहां से आपने डिस्टेंस ले लिया, अब डिस्टेंस क्या है, अब रेडियस इज योर R अगर आप देखते हैं, एंड लेंथ इज L, यहां पर आपका लेंथ हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस भी कहां है, अगर यहां पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहां ले लीजिए, इस जगह ले लीजिए, ये सारे ही पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पर होंगे, द डिस्टेंस इज R। अब यहां पर आप कहते हैं कि इस dx चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन dx एलिमेंट, dx एलिमेंट पर चार्ज हो जाएगा, दैट इज योर dq। और dq चार्ज क्या होगा आपका, दैट इज लैम्डा dx, एंड लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज q बाई l एंड इट इज dx। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये हमारा चार्ज हो गया, इट इज dq। लेकिन अब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या आता है कि इस dq चार्ज की वजह से इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अगर हम देखते हैं, या फिर हम इस साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब dx तो हर जगह बराबर है ना, तो dx बराबर है तो चार्ज भी बराबर है, डिस्टेंस भी इक्वल है आपका दोनों साइड में अगर आप देखेंगे, क्योंकि सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहां पर भी E इतना ही होगा जितनी E का मैग्नीट्यूड यहां होगा। तो ये सरफेस क्या कहलाई, इसकी गॉसियन सरफेस। अब यहां पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में करते क्या है कि इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा लेंथ एरिया एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इट इज योर dA। ये एरिया क्या है, दिस इज योर dA एरिया जो आपने कंसीडर किया। अब यहां पर इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां आप किस तरह से इसको यूज करेंगे, यहां निकालेंगे हम फ्लक्स।
अब फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स होता है, अगर आप इस छोटे से एरिया में फ्लक्स निकालें, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी, तो आप इसको कहेंगे इट इज डी फाई ई, इट इज ई डॉट डी ए। मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं बहुत ही इजी मेथड में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर आ जाते हैं ई डॉट ए, तो ई और डी ए के बीच का डायरेक्शन कितना हो गया? डायरेक्शन इज सेम। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। अब डी ए क्या है? डी ए इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है एरिया वेक्टर। अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां हम देखते हैं कि ये दोनों हमारा जो है एंगल कितना हो जाता है दोनों क्वांटिटीज के बीच में? ये हो जाता है 0। तो यहां आप लिखेंगे इट इज ई डी ए एंड cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होता है। तो डी फाई ई कितना हो जाएगा? डी फाई ई आपके लिए हो जाता है, अगर आप देखते हैं इट इज ई डी ए। अब आपको टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स अगर आप निकालेंगे फ्रॉम द सरफेस, तो आप यहां पर कितनी सरफेसेस ली हुई हैं? आपने 3 सरफेसेस ली हैं, तो आप यहां पर इन तीनों सरफेसेस में एक डीए एलिमेंट मानेंगे। यहां ये मैंने सरफेस 1 के लिए आपको बताया डी फाई 1, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन को देखते हैं तो वो डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन अगर आप यहां पर सरफेस 3 पर मानते हैं तो ये डी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्षण में है, तो यहां एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अगर आप यहां मानते हैं सरफेस 2 पर कोई भी एरिया वेक्टर डी ए, तो यहां भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पर भी आप कहेंगे कि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कहते हैं यहां पर डी फाई ई और इट इज लिंक टू द सरफेस 2, तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 90, दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। इसी तरह से डी फाई ई एंड इट इज फॉर द सरफेस 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपको यही वैल्यू मिलेगा, डी और ई के बीच में क्या है? डी ए और ई के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, तो अगेन इट इज 0। तो यहां अगर आप कहेंगे टोटल फ्लक्स कितना होता है, अब टोटल फ्लक्स की हम बात करते हैं। देखिए मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं कि यहां हम फ्लक्स को यूज करते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर यहां पर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स इज योर फाई ई। कितना हो जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई 1 प्लस इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई सरफेस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई 3। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये सारी जितनी जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बहुत सारे आप डी ए मान सकते हैं, यहां भी डी ए, और फिर इंटीग्रेट करने का मतलब इन सारे एरियाज को सम अप कर दीजिए। तो यहां पर टोटल फ्लक्स आपका आ जाता है, बिकॉज आपने सरफेस 2 और सरफेस 3 पर जो लिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई विच इज विथ सरफेस 1। अगर आप यहां देखेंगे तो अब ये फ्लक्स कितना आएगा? ये फ्लक्स आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी फाई ई 1 की वैल्यू थी ई डी ए, इट इज योर ई डी ए। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब क्या करेंगे? आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां अगर आप देखते हैं
ई एंड टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब टोटल इंटीग्रेशन क्या हो गया, सरफेस कैसा था हम लोगों का, सरफेस था सिलेंड्रिकल, तो अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका मतलब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एंड इट इज एल, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया अगर किसी सिलेंडर का देखते हैं तो वो 2 पाई आर एल होता है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कहां हुआ है इसमें। अब गॉस थ्योरम के कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। तो अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज था, टोटल क्यू चार्ज आप मानेंगे क्योंकि आपने पूरे वायर को कितना दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो अब ये दोनों चीजों को हम क्या करा देते हैं, इक्वेट करा देते हैं। जो फ्लक्स हमने यहां निकाला हुआ है, क्योंकि फ्लक्स तो ये भी है, ये हमने निकाला है ई और डी ए के कॉन्सेप्ट से, और यहां हमने किस तरह से निकाला हुआ है, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां आप देखेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, E इज 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख सकते हैं आप यहां पर Q अपॉन आर एल, Q अपॉन आर एल। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ड्यू टू अ थिन वायर। तो आगे एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बनता है, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q अपॉन आर एल। और अभी हमने पीछे देखा था कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई एल। तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज लैम्डा ओवर आर। अब यहां पर एक चीज हम ये देख लेते हैं कि जनरली हम क्या कहते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इस पर्टिकुलर टर्म को और क्लियर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 2 से ऊपर डिवाइड कर देते हैं और 2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं, या आप कहिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो अब E क्या हो जाएगा, E आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर। ये एक्सप्रेशन आप लोगों के लिए आ गया किस चीज के लिए, कि आप इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं, जनरली लिखा होता है इट इज 2k लैम्डा ओवर आर। अब ये एक्सप्रेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसकी वजह से आता है, ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब देखिए हमने यूज किया गॉस थ्योरम को, एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि भाई अब और किस टाइप का चार्ज होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक चार्ज और भी होता है जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज। अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है लाइन चार्ज की वजह से, उसी तरह से एक थिन शीट के ऊपर अगर चार्ज को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें तो वहाँ से भी हमारे लिए एक अलग एक्सप्रेशन निकल कर आता है, और वो एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले अगले टॉपिक्स के लिए। कैपेसिटेंस में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो मैं समझता हूँ अगर मैं उस वीडियो को भी इसी के साथ में इंक्लूड करूँ तो ये बहुत एक लंबी वीडियो हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि मैं उसके लिए एक अलग आपको वीडियो बनाया हुआ है मैंने, और आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।